साल 1969 इसी साल भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो बना और इसी साल नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा। इन दोनों घटनाओं के बीच मई 1969 में भारत में भी एक कदम रखा गया और वो भी एक ऐसी ज़मीन पर जो जंगल और पक्षियों से आबाद थी। भारतीय स्पेस मिशन की अगुवाई कर रहे विक्रम साराभाई ने मई 1969 में अपना कदम श्रीहरिकोटा में रखा था। पुलिकट झील के बीच स्थित झाड़ियों से भरी इस पट्टी को वह भारत का प्रक्षेपण केंद्र बनाना चाहते थे। तब झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि आने जाने के लिए बड़े बड़े पत्ते लगाकर टेम्पररी रास्ता बनाया गया था। श्रीहरिकोटा आइलैंड को रॉकेट लॉन्चिंग के लिए चुना गया था 1969 में, लेकिन सेंटर ऑपरेशनल हुआ 1971 में जब RH-125 साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया। पहला ऑर्बिट सैटेलाइट रोहिणी 1A था जो 10 अगस्त 1979 को लॉन्च किया गया, लेकिन खामी की वजह से 19 अगस्त को यह नष्ट हो गया। तब से लेकर अब तक इसरो सैकड़ों सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से छोड़ चुका है। 5 सितंबर 2002 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन की स्मृति में इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। आज हम श्रीहरिकोटा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 2015 में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV का सफल प्रक्षेपण किया था। आज हम जानेंगे कि आखिर श्रीहरिकोटा को ही इसरो ने क्यों रॉकेट लॉन्चिंग के लिए चुना। क्या आपने डिस्कस थ्रो करने जा रहे एथलीट को कभी गौर से देखा है? डिस्कस थ्रो करने से पहले एथलीट एक सर्कल में कई राउंड घूमता है। वो ऐसा डिस्कस रिलीज करने से पहले वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए करता है। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी डिस्कस उतना ही दूर जाएगा। अब एथलीट के मैदान से निकलकर धरती पर नज़र डालते हैं। अगर यही एथलीट इक्वेटर से डिस्कस को लॉन्च करना चाहे तो क्या उसका इक्वेटर के पास होना उसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा? कुछ ऐसा ही तब होता है जब भारत सतीश धवन स्पेस सेंटर या श्रीहरिकोटा के हाई ऑल्टीट्यूड रेंज से रॉकेट को छोड़ता है। 53 सालों से ये कहानी लगातार जारी है। अगर आपके दिमाग में इक्वेटर को लेकर सवाल पैदा हुआ है तो सबसे पहले इसका जवाब जानते हैं। इक्वेटर यानी इक्वल लाइन, हिंदी में इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। ये रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक इस रेखा के नीचे वाला हिस्सा जिसे सदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा ऊपर वाला हिस्सा जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, यानी दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध। इसकी अहमियत यह है कि इसकी मदद से रॉकेट को नेविगेट करने में आसानी होती है। इसका एक नाम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी है। एक रॉकेट की औसत रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब हम और आप एक बार पलक झपकते हैं तब रॉकेट 11 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होता है। रॉकेट को इस तरह से बनाया जाता है कि इसका अगला हिस्सा तीर की तरह होता है। जब इसकी लॉन्चिंग होती है तो इसे ग्रेविटी के विपरीत अंतरिक्ष की यात्रा करनी होती है। रॉकेट जब हवा के बीच से गुजरता है तो इसमें काफ़ी प्रेशर लगता है। हाई स्पीड से चलने वाली सभी चीज़ें इस डिज़ाइन से ही बनती हैं। ऊंचाई से कूदने पर स्विमर्स भी खुद को इसी तरह ढाल लेते हैं। हर रॉकेट को लॉन्च करने से पहले कोशिश ये होती है कि जितना हो सके इस लॉन्चिंग को भूमध्य रेखा के पास किया जाए। ऐसा क्यों किया जाता है ये भी जान लेते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से घूमती है। यानी जब हमारी प्यारी धरती घूमती है तो उस पर मौजूद सभी वस्तुएं इसी रफ्तार से घूमती हैं। और अगर कोई चीज़ इस भूमध्य रेखा के पास से छोड़ी जाए तो उसे ज़्यादा रफ्तार मिल जाती है। भूमध्य रेखा से नीचे अंटार्कटिक रेखा है। यहाँ क्योंकि धरती का आकार छोटा हो जाता है इसलिए यहाँ धरती के घूमने की रफ्तार 1180 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, जबकि बीच में यह 1670 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। इन दोनों के बीच में 500 किलोमीटर प्रति घंटे का फ़र्क होता है। इसी फ़र्क का फ़ायदा उठाने के लिए भूमध्य रेखा से या उसके पास से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। क्योंकि रॉकेट की लॉन्चिंग पूरब की ओर होती है और लॉन्चिंग के दौरान ईंधन बचाने की कोशिश भी रहती है।
भारत उत्तरी गोलार्ध पर है और हमारे देश के ऊपर से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। हाँ, श्रीहरिकोटा इसी भूमध्य रेखा के पास ज़रूर है और इस वजह से रॉकेट लॉन्चिंग यहीं से होती है। 2002 में श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज को SHAR नाम मिला। इसका पूरा अर्थ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के निधन के बाद उनके सम्मान में ऐसा किया गया। श्रीहरिकोटा चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में है। सुलूरुपेटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले का एक छोटा सा शहर है। इसी शहर में चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिकट झील के किनारे स्थित है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आइलैंड मुख्य भूमि से 17 किलोमीटर दूर है और यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पुलिकट झील से घिरा हुआ है। पुलिकट झील का बैकवाटर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। इस द्वीप में कई प्रकार के वनस्पति और जीव हैं। तट के किनारे कई नए बागान हैं जो चक्रवात के दौरान तेज रफ्तार हवाओं से आइलैंड को बचाते भी हैं। इस द्वीप में आदिवासी समुदाय यानादीस का निवास था, जिनका बाद में पुनर्वास किया गया। उन्हें रोजगार के अवसर और शैक्षणिक सुविधाएं भी दी गई। SHAR कोस्टल एरिया 27 किलोमीटर के साथ साथ 44,000 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग की पसंद बना, इसकी कुछ और भी वजहें हैं। सुरक्षा। हर देश चाहता है कि लॉन्चिंग की प्रक्रिया आबादी से दूर हो और इसमें कभी भी मानव जीवन या संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। श्रीहरिकोटा एक बड़ा बैरियर आइलैंड है। पुलिकट लेक और बंगाल की खाड़ी दोनों यहाँ से नज़दीक हैं। स्पेसपोर्ट को मानव आबादी से दूर ही होना चाहिए और इसी वजह से ज़्यादातर लॉन्चिंग तटीय इलाकों से, आइलैंड या रेगिस्तान से होती हैं। सोचिए क्या हो अगर स्पेस में जाने वाला रॉकेट क्रैश होकर शहरों पर गिर जाए। पूर्व की ओर होने वाले लॉन्च से रॉकेट ट्रैजेक्टरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है और लॉन्चिंग के बाद का हर मलबा अगर होता है तो सीधा समंदर में जा गिरता है। श्रीहरिकोटा की लोकेशन ऐसी है कि यह 3 ओर से समंदर से घिरा हुआ है, जिसका मतलब है कि लॉन्चिंग पैड को ठंडा रखने के लिए लगातार इसे हवा भी मिलती रहती है। यहाँ कभी कभी ही खराब मौसम का सामना करना पड़ता है। बारिश भी यहाँ नवंबर और दिसंबर के महीने में ही होती है। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1887 चीन के हुआंग हो नदी में बाढ़ से करीब 15 लाख लोगों की मौत हुई। 1950 इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र का 60वां सदस्य बना। 1836 शिरडी साईं बाबा का जन्म हुआ। 1929 महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म हुआ। झरोखा के इस एपिसोड का सफ़रनामा यहीं तक। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।